नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मुगल कालीन शासक पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम जो है मुगल कालीन जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक दशा है, स्थापत्य कला है, चित्रकला, साहित्य, संगीत कला, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके में जाकर मेथड्स पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी कवर करवाई जा रही है, वहाँ पर आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप रीट से संबंधित जो एसएसटी है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, वो सब जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं पिछले सालों के वो भी करवाए जा रहे हैं उसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं उज्जवल जीके पर, तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन शासक, ये वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रीट स्पेशल क्लास है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं जो रीट में पूछे जा चुके हैं और जा सकते हैं, वो दोनों ही हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और कुछ बातें करते चलेंगे साथ में इन लोगों की। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो पहला प्रश्न हम बाबर को लेते हुए चलेंगे। देखिए क्रमबद्ध प्रश्नोत्तर सारे रहेंगे। तो पहला प्रश्न बाबर से संबंधित है। बाबर का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1526 से लेकर 1530 यानी कि 5-6 सालों का ही टाइम पीरियड है भारत में उसकी स्थापना का। संस्थापक जो है वो मुगल वंश के रहे हैं बाबर। तो अगला प्रश्न आता है हमारा, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये ट्रांसओक्सियाना की एक जगह थी, फरगना, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। कमेंट भी करके बताएं आपको पसंद आई है, नहीं पसंद आई है तो हम उसमें शोध जो है करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें। इतनी सी हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। ठीक है, तो बाबर का जन्म जो हुआ है फरगना में 1483 ईस्वी में रहा है। देखिए इनकी जो माँ थी वो कुतलुग निगार खानम थी और पिता जो थे वो थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, और देखिए अगर आप डिटेल में बाबर को पढ़ना चाहते हैं, हुमायूं को पढ़ना चाहते हैं, शेरशाह सूरी वगैरह को पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जो आपके मध्यकालीन इतिहास है उसमें आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाबर का वंश कौन सा था। तो बाबर का वंश जो था वो तैमूर और चुगताई जो है तुर्क के थे। तो बाबर का वंश क्या था, तैमूर और चुगताई तुर्क। दरअसल ये तैमूर वंश की जो है संतान थे, ये मतलब उन्हीं की पीढ़ी से आ रहे थे। तो ये तैमूर वंश तैमूर और चुगताई तुर्क के थे। बाबर फरगना का शासक कब बना। तो देखिए बहुत ही छोटी सी उम्र में ये शासक बन गए थे, लगभग 11 साल की उम्र में, क्योंकि इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। 1494 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। देखिए इनके जो पिता हैं और उनसे जो पहले के जो शासक हुए थे उन्होंने क्या किया, मिर्जा की उपाधि धारण की थी, लेकिन बाबर ने बादशाह या आपके पादशाह की जो उपाधि है वो धारण कर ली थी। बाबर को भारत आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था। जो बाबर की किताब है, जो इनकी आत्मकथा है तुझ के बाबरी, तो उसमें इन्होंने ये जिक्र किया है कि जो पंजाब के शासक हैं दौलत खान लोधी और जो मेवाड़ के राणा हैं राणा सांगा शासक, तो इन दोनों लोगों ने जो है मुझे इनवाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो ये उनकी किताब से पता लगता है। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण बाबर ने कहाँ पर किया है। तो 1519 में किया है। देखिए बाजौर पर किया था और भेरा के किले पर किया था और दोनों पर इसने फतह पाई थी। 1519 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो भारत में किया था और पानीपत के पहले युद्ध में किया था। देखिए जब ये बाबर जो था ये शासक बनता है छोटी सी उम्र में, तो इसको
काफ़ी अफ़गानों से जो है काफ़ी बार जो है मुठभेड़ होती है, और इसको कुस्तुनतूनिया हो गया, अफ़गान हो गए, उनकी सेना में रहकर ये सारी चीज़ें जो हैं, तोपखाने का प्रयोग, जो ये तुगलुमा युद्ध पद्धति है, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पर सीखी थी। तो ये बाद में इसके काम आई पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? तो दिल्ली की जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर जो है, इन दोनों के मध्य में हुआ था। बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? तो देखिए, दो व्यक्ति थे, एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफ़ा। ये दोनों जो थे, ये बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। ये कह लीजिए इन दोनों की वजह से ही पानीपत का पहला युद्ध जो है वो जीता गया है। बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए, जब पानीपत का युद्ध बाबर जीत लेते हैं तो ये काबुल जाते हैं और काबुल के हर घर में चांदी का एक सिक्का जो है वो बंटवाते हैं। वो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि इनको कलंदर की उपाधि प्रदान कर देते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी में। आप जानते ही हैं, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था 1527 को। और इसी युद्ध के बाद जो है आपके बाबर ने जो गाजी है उसकी उपाधि धारण कर ली थी, यानी कि हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला। देखिए, गाजी का बहुत अर्थ है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेंगे कौन सा गाजी का? हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला। और जिहाद का नारा भी जो है इन्होंने दिया था, इसीलिए उस रूप में हम देख सकते हैं कि गाजी का यहाँ पर मतलब होगा हिंदू धर्म पर जो है बिजली गिराने वाला। तो धर्म योद्धा भी गाजी को कहा जाता है। ठीक है, तो 2-3 अर्थ हैं। बाबर ने चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध में क्रमशः किसे हराया? तो देखिए, चंदेरी के युद्ध में तो मेदिनी राय को हराता है जस्ट खानवा के युद्ध के बाद 1528 में। और बिहार और बंगाल की जो संयुक्त अफगान सेना होती है, तो इनको ये हराता है 1529 में। ठीक है, तो मेदिनी राय को हराया 1528 में, और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना यानी कि घाघरा के युद्ध में जीता ये 1529 को। मेदिनी राय को इसलिए हराया था क्योंकि इसने जो है राणा सांगा का साथ दिया था। गज ए बाबरी माप, बाबरनामा आत्मकथा यानी कि जिसको तुझके बाबरी भी कहते हैं, मुंबई यान पद शैली, इन तीनों के जन्मदाता कौन है? तो तीनों के जन्मदाता जो हैं वो एक ही हैं और वो हैं बाबर। देखिए, इन्होंने एक दो चीज़ें और भी याद रखिए। वैसे तो इन्होंने तुर्की भाषा का ही यूज़ किया है, क्योंकि जो मुगल काल की भाषा है वो राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन बाबर तक का टाइम पीरियड जब आता है तब तक तुर्की भाषा ही चल रही होती है, क्योंकि वहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुंबई यान पद शैली है, इसके अंदर जो इन्होंने यूज़ किया है वो फारसी भाषा को यूज़ किया है, ये पद्य शैली है। ठीक है, अच्छा, बाबरनामा आत्मकथा का अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में क्या किया है, ये इसको ट्रांसफ़र किया है, इसका जो है फारसी में अनुवाद किया है। गज ए बाबरी माप जो है ये बाबर ने जो है माप के लिए जो आयात की थी। बाबर अनुयायी था, बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर एक सूफी संत थे, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के, तो इनका जो है अनुयायी था। और ये नक्शबंदी जो है सिलसिला था, नक्शबंदी, तो नक्शबंदी जो सिलसिला है इसके अनुयायी थे, ये सूफी जो है सिलसिला था। एक चीज़ और कई बार पूछ ली जाती है, इन्होंने सिक्के कौन से चलाए थे? एक तो शाहरुख चलाए थे, शाहरुख, और एक चलाए थे बाबरी। बाबरी तो आपको नाम सुनते ही पता लग जाएगा, और शाहरुख, ये दोनों सिक्के जो चलाए थे वो बाबर ने चलाए थे। ठीक है, एक छोटी सी और बात की, इसमें प्रश्न नहीं दिया मैंने। देखिए, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। देखिए, जब इनकी मृत्यु होती है हिंदुस्तान में, तो ये आगरा का एक बाग है, आराम बाग, आराम बाग, और जिसको नूर ए अफगान भी कहते हैं। ठीक है, नूर ए अफगान और आराम बाग एक ही नाम है दोनों। तो यहाँ पर पहले इसको दफनाया गया था, लेकिन जब अकबर जब अनुवाद करवा रहा था इसकी तुझके बाबरी या बाबरनामा का, तो इसको पता चला कि बाबर चाहते थे कि इनकी जो इनका जो मकबरा है वो काबुल में हो। तो ये अकबर क्या करते हैं, इनका जो बाबर का यानी कि अपने दादाजी का जो मकबरा है वो कहाँ बनवाते हैं? वो बनवाते हैं काबुल में। तो वहाँ पर फिर इनकी जो डेड बॉडी होती है वहाँ ले जाई जाती है और वहाँ पर उनको दफनाया जाता है।
हुमायूं का टाइम पीरियड देखिए, हुमायूं ऐसे शासक थे दिल्ली के जिन्होंने 2 बार शासन किया है। एक तो 1530 से लेकर 1540 तक किया है और दूसरा 1555 से लेकर 1556 1 वर्ष के लिए किया है और इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद। देखिए 2 बार गद्दी पर, कौन सी गद्दी पर? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो हुमायूं था। दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह की स्थापना जो की है हुमायूं ने की है दिल्ली में। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो काफी जो है फेमस युद्ध था, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच में। देखिए कहीं जो है वो नाम मिलता है आपको शेर शाह, ठीक है, और कई जगह पर शेर खां मिलता है। देखिए जो इतिहास जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उनको तो पता है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। जब वो गद्दी पर बैठते हैं हुमायूं को हराने के बाद, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, तब ये अपनी जो उपाधि होती है वो शाह की धारण कर लेते हैं, शेर शाह की उपाधि जो धारण कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इनका जो नाम होता है वो शेर खां होता है। इसलिए इनकी गद्दी पर बैठने से पहले इनका जब नाम हम लेते हैं तो शेर खां लेते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोनों का मध्य जो युद्ध हुआ था चौसा के युद्ध के बाद हुआ था। तो ये बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था और कितनी मई को? 17 मई को 1540 में युद्ध होता है। कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और ये किस में होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच में। और इसमें हुमायूं तो हो जाता है पराजित और आगरा और दिल्ली पर हुमायूं का कब्जा होता है और यहाँ से इसको निकलना पड़ जाता है और शेर खां जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता है आगरा और दिल्ली पर। और जो हुमायूं है ये पहले जो है उनकी मालदेव की हेल्प लेने के लिए जाता है, पर मालदेव हेल्प करने के लिए मना कर देता है तो उसको फारस भागना पड़ जाता है और शेरशाह जो है गद्दी प्राप्त कर लेता है और सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। अब इसका नाम पड़ गया है गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह सूरी। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। तो देखिए यहाँ पर जो आपके कालिंजर का अभियान होता है तब शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। इस्लाम शाह उसका बेटा होता है, वो इतना लायक नहीं होता, बाद में धीरे धीरे सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठ जाता है। अब इस सिकंदर सूरी को हुमायूं को पता लग जाता है शेरशाह सूरी मर गया है, इस्लाम शाह भी इतना लायक नहीं था, फिर सिकंदर सूरी आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? दिल्ली पर वापस कब्जा करना चाहिए। तो 1555 पर इसने कब्जा किया। देखिए यहाँ पर बात आती है कि देखिए पहले तो ये युद्ध लगातार हार रहा है, अब ये जीत कैसे गया? दरअसल ये जो युद्ध हुआ था 1555 में सिकंदर सूरी और आपके हुमायूं के बीच में, ये युद्ध लड़ा किसने था? तो इस युद्ध में बैरम खां जो कि अकबर का क्या था? संरक्षक था, और अकबर, ये दोनों इस युद्ध में लड़े थे और अकबर पहली बार युद्ध में लड़ा था इस युद्ध में, ठीक है, और अपनी जो वीरता है उसका उसने प्रदर्शन किया था इस युद्ध में और फिर इस युद्ध में जीत दिलाई थी अपने पिता को, ठीक है, 1555 में, और अपने पिता को गद्दी पर बिठाया था। आगे देखिए हुमायूं की मृत्यु कहाँ से गिरकर हुई थी? तो दीन पनाह जो भवन है उसकी जो सीढ़ियां हैं वहां से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं पर अच्छा इसकी जो मृत्यु हुई है इसके पीछे भी 2 बातें हैं। कई जगह तो आपको 1 जनवरी मिलेगा, 1 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हुई है और कई जगह 26 जनवरी दे रखा है, तो दोनों आप याद रखिएगा। जो अरिहंत की किताब है उसमें 1 जनवरी है, जो किरण पब्लिकेशन है वो डेट बता ही नहीं रहा, जो लक्ष्य है वो बताता है 26 जनवरी। तो आप दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु जो हुई है मेनली 1556 में हुई है। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किस विद्वान ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? क्योंकि देखिए हुमायूं जो है दीन पनाह जो भवन था वहाँ पर इसने लाइब्रेरी बना रखी थी, वहाँ पर किताब पढ़ते हुए इसका जो पीछे जो कोट सा होता है लंबा सा वो इसका पैरों में अड़ गया था और उससे नीचे गिरते हुए वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया था। दरअसल हुमायूं पर टिप्पणी लिख करते हुए जो लेनपुल है वो ये कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ा रहा था और लड़खड़ाते हुए ही अपनी उसने जान दे दी। ये जो शब्द हैं लेनपुल के हैं, लड़खड़ाता रहा, क्या है? लड़खड़ाता रहा। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? तो देखिए हुमायूं का जो विवाह होता है ये जब ये फारस चला जाता है तो वहाँ पर एक संत होते हैं जो कि उसके भाई के
जो है संत होते हैं, सूफी संत, उन्हीं की बेटी होती है हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह होता है और ये हमीदा बानो बेगम जो है इन्हीं से ही 1541 में जो है अकबर की जो है उत्पत्ति होती है, यानी कि अकबर की पैदाइश होती है। ठीक है, आगे देखिए हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की 1540 से 1545। ठीक है, और ये जो शेरशाह सूरी हैं इनका टाइम पीरियड 4-5 साल का ही रहा था। जो सूर साम्राज्य है इनके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और शेरशाह जो हैं इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर किस अफगान सुल्तान ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी? देखिए दरअसल इनका जो बचपन का नाम था शेर खां का वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था। और ये फरीद जो था इसको ये अफगान सुल्तान जो बिहार के थे सूबेदार मोहम्मद बहार खां लोहानी, ये क्या करते हैं, ये अपने बेटे की जो है, ये कहीं जा रहे होते हैं और ये जो शेरशाह होता है यानी कि फरीद होता है, ये क्या करता है, एक शेर को तलवार के एक वार से ही मार देता है, जिससे क्या होता है ये प्रसन्न हो जाता है लोहानी और ये अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में इसको नियुक्त कर देता है। बाद में शेर खां जो होता है यानी कि शेरशाह या शेर खां जो होता है ये क्या करता है, ये मोहम्मद बहार खां लोहानी की जो विधवा पत्नी होती है उसी से विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद ये बिहार का जो सूबेदार है बन जाता है। मतलब मेनली इसके मरने के बाद ही इसको जो है सूबेदार का पद जो है वो प्राप्त होता है। शेरशाह ने रोड बनवाई तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। और अगर आप बात करें अफगान, क्योंकि शेरशाह अफगान था, तो दूसरे अफगान राज्य की स्थापना जो भारत में की है वो की है शेरशाह सूरी ने। और अगर पहले अफगान राज्य की बात करें तो पहला अफगान राज्य जो था वो आपके दिल्ली सल्तनत में जो बहलोल लोदी था उसने पहले अफगान जो राज्य की स्थापना की थी, लोदी वंश की। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो देखिए डाक प्रथा का जो प्रचलन किया है वो किसने किया है? शेरशाह सूरी ने किया है। रोहतासगढ़ किला और किला एक कुन है जो कि पुराना किला कहलाता है दिल्ली का, इन दोनों को किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला जो है बहुत ही मजबूत है। देखिए जो आपके शेरशाह सूरी है इसको इसके जो है विजयों के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि इसके जो प्रशासनिक कार्य इसने जो किए हैं उसकी वजह से इसको याद किया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावत के रचनाकार थे और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव को बड़ी कठिनाई से जीतने के बाद शेरशाह सूरी के वचन क्या थे? तो शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से राव मालदेव को जीतते हैं। दरअसल जब आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत में। तो ये शेरशाह सूरी जो है ये धोखे की राजनीति करता है और यहाँ पर भी क्या करता है, इनके जो जितने भी सेनापति होते हैं या आप कह लीजिए इनके जो विश्वास पात्र होते हैं उनको उनके खिलाफ राव मालदेव को पत्र लिखकर जो है भड़का देता है और राव मालदेव जो है वहाँ से चले जाते हैं और इसके जो विश्वसनीय पात्र होते हैं वो वहाँ पर युद्ध में मर जाते हैं और ये जीत लेता है। ठीक है, तो ये बाद में अपने वचन बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब राजस्थान में था राव मालदेव, तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, तो ये वचन थे इनके इस युद्ध के बाद। शेरशाह की मृत्यु किस किले को जीतने के क्रम में हुई? तो जब कालिंजर का जब किला जीतने के लिए जाता है तो एक जो कोई बारूद कह लीजिए उसको या कोई यंत्र कह लीजिए उसको चलाते हुए क्या है ये शेरशाह जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है, या आप कह लीजिए कि प्रक्षेपास्त्र को चलाते हुए क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो है आपके
सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। अकबर जो है, अब इनकी बारी आती है 1556 से 1605। देखिए कितना लंबा ये इसका लाइफ टाइम इसने राज्य किया है। देखिए अगर हम बात करें अकबर की और जहांगीर की, है ना, तो अकबर और जहांगीर में से सबसे ज़्यादा अवधि किसकी थी? तो अकबर जो है लंबे समय तक जो है शासन में रहा, लेकिन ये जो है अल्पवयस्क ही, क्या है, अल्पवयस्क ही शासक बन गया था। उस हिसाब से जो जहांगीर नहीं, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो था वास्तविक रूप से उसका समय जो है लंबा है, और अकबर जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो छोटा आप मान सकते हैं, क्योंकि ये छोटी उम्र में ही शासक बन गया था। और वास्तविक रूप से अगर शासन की अवधि ज़्यादा देखी जाए तो वो आपके औरंगजेब की है। अकबर का जन्म किस राजा के महल में हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो आपके पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ है। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहा। तो देखिए क्योंकि छोटा था, बच्चा था, तो इसलिए बैरम खान जो है ये हर युद्ध में इसके साथ जाता था। 1556 से 1560 4-5 साल का जो टाइम पीरियड है वो बैरम खां के संरक्षण में ये रहा था। लेकिन माहम अनगा जो थी उसके जो है कह लीजिए उसके प्रभाव में आने की वजह से ये बैरम खां को क्या है अपने संरक्षण से हटा देता है, ठीक है। और फिर ये पेटीकोट शासन या पेटीकोट सरकार कह लीजिए, पर्दा शासन कह लीजिए, इस काल में कब रहा था? तो 1560 से 1562 तक रहा था। तो देखिए जब बैरम खान चला जाता है तो 2 सालों तक ये अपनी जो धाये माँ होती है जिसने इसको बचपन से पाला होता है उसका नाम होता है माहम अनगा। क्या होता है? माहम अनगा। माहम अनगा जो है इसके प्रभाव में रहता है। बड़ी बेकार औरत होती है, इसका जो लड़का है वो भी अच्छा नहीं होता, इसका पति जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है और इसके दरबार में काफ़ी अच्छे पद पर रहता है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे महामनगा की, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के युद्ध बीच में हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 15, देखिए डेट जो है कई बार आगे पीछे हो जाती है तो आप ईयर याद रखिए, 1556 में हुआ था क्योंकि कई किताबों में डेट कुछ और दी होगी। तो 15 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पहला किसके मध्य हुआ था? 1526 में आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब की? और जजिया कर की समाप्ति क्रमशः कब की? तो देखिए दास प्रथा का अंत ये करता है 1562 में। देखिए पहले जो है थोड़ा सा क्रूर रहता है अकबर, ठीक है, किसके प्रभाव में? माहम अनगा के प्रभाव में। अब धीरे धीरे इसको पता लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1562 में माहम अनगा के प्रभाव से मुक्त हो गया, तो अब इसको अच्छे काम करना शुरू करेगा कुछ, ठीक है। दास प्रथा का अंत कब करता है? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब करता है? तो 1563 में। जजिया कर की समाप्ति करता है 1564 में। देखिए कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, दास प्रथा पहले खत्म की, फिर तीर्थ यात्रा खत्म किया और फिर जजिया कर। प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो ये भारमल हैं। कहाँ के शासक हैं? आमेर के शासक हैं और इनकी बेटी थी हरखाबाई, ठीक है। मरियम उजमानी उपाधि दी थी अकबर ने इसकी बेटी को। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था। लेकिन अगर वाकई एक्चुअल में देखा जाए तो ये हुआ था आपके महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह के मध्य में, और ठीक है अकबर की शाही सेना के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? देखिए किसी किताब में तो 18 जून लिखा हुआ है 1576, और जो कई बहुत बढ़िया किताबें हैं, यहाँ तक कि जो आपकी राजस्थान की 12वीं की किताब है उसमें भी 21 जून दिया हुआ है। तो आप 21 जून को ज़्यादा मान के चलिएगा, 21 जून 1576, दोनों डेट याद रखिएगा।
अच्छा, दीन इलाही 1582 में और इबादत खाना 1575 ईस्वी में, इसके संस्थापक कौन है? तो अकबर हैं दीन इलाही के। और इबादत खाना, देखिए जो दीन ए इलाही है इसका एक और नाम भी आपको मिलेगा जो है तौहीद ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही, दीन इलाही का ही दूसरा नाम है। 1582 में स्थापना की। और इबादत खाना इसने पहले बनाया था 1575 में। उसके बाद में इसके दिमाग में आया कि ऐसा धर्म बनाया जाए जो कि सौहार्दता के हिसाब से हो या सार्वभौमिक जो सहिष्णुता है उसकी नीति के आधार पर हो, तो फिर इसने दीन इलाही बनाया था। लेकिन बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कट्टरता ज़्यादा थी उस समय में सभी धर्मों में। अकबर की धार्मिक नीति कौन सी थी? तो देखिए सुलह कुल की नीति जो है इसने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति का मतलब होता है सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसने जितनी भी राजपूत महिलाओं से विवाह किए हैं, चाहे जैसलमेर है, ठीक है, चाहे आपके आमेर वगैरह है, तो इससे जिससे भी विवाह किया है और इसी नीति के अंतर्गत किया है, सुलह कुल की नीति, यानी कि सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम जो हिंदू था कौन था? बिरबल था। ये कवि प्रिय की उपाधि दी थी इसको आपके अकबर ने। और जो अकबर था इसका मित्र था बिरबल जो है इसका बेस्ट फ्रेंड था। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किसको की थी? तो जगत गुरु की उपाधि जो प्रदान की है वो जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को प्रदान की है। अब ये सूरी वो सूरी नहीं है अफगान वाला, अफगान नहीं है ये जैन धर्म के हैं, ठीक है। सूफी मत के किस संप्रदाय को अकबर ने आश्रय दिया था? तो चिश्ती संप्रदाय को दिया था। और इनके समय में कौन थे? सलीम चिश्ती, ठीक है, जिनके आशीर्वाद से इनका पुत्र जो है सलीम पैदा हुआ था, जहांगीर पैदा हुआ था, उन्हीं के नाम पर इसने नाम रखा था अपने बेटे का सलीम। अकबर ने 1583 में कौन सा नवीन कैलेंडर प्रचलित किया? तो इलाही जो संवत है नाम का नवीन कैलेंडर 1583 में इसने चालू किया। दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो जो इनके दीवान थे अकबर के राजा टोडरमल, इसने राजस्व व्यवस्था पर 10 साल के लिए दहसाला बंदोबस्त जो है वो लागू किया था। सीधा जनता के साथ किया जाता था दहसाला बंदोबस्त। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन हैं। देखिए ये रीवा जो आपके मध्य प्रदेश है वहाँ के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबारी कवि थे। और बाद में वहाँ से रामचंद्र जी छोड़कर जाते हैं इनको अकबर के दरबार में। और ये महान संगीतकार थे। इन्हीं के 2 पुत्र थे जो कि बाद में जहांगीर के टाइम के सबसे बेस्ट जो है संगीतज्ञ हुए हैं। अकबर ने गुजरात विजय स्मृति पर फतेहपुर सीकरी में क्या निर्मित करवाया? सब जानते हैं, बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो मनसब 5000 का मनसब होता था इसके समय में, और जो मानसिंह को दिया गया था। और औरंगजेब का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जब मनसब जो है खत्म होने लग गए थे और मनसबदारों की संख्या जो है उसमें काफी बढ़ोतरी जो है हुई थी औरंगजेब के समय में। अकबर की महत्वपूर्ण स्थापत्य रचना कौन सी है? तो इसने आगरे का किला बनवाया था। अच्छा, वो जो अजमेर का मैगजीन किला है वो भी इसी ने बनवाया था। शाही महल भी बनवाया था। कहाँ पर? तो ये शाही महल आपके बनाया था फतेहपुर सीकर में। बुलंद दरवाजा ये भी फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद का किला भी इसी ने बनाया था। ये महत्वपूर्ण स्थापत्य रचना है अकबर की। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए 1605 में मृत्यु हुई थी। किससे मृत्यु हुई थी? तो ये पेचिश से परेशान होकर मरा था। पेचिश बहुत ज्यादा इसका बिगड़ गया था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? रज़्मनामा के अनुवादक थे बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर। तो ये देखिए 3 व्यक्ति हैं। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई हमसे जब मैंने आपको करवाया था ये स्थापत्य कला चित्रकला मुगल काल की, ठीक है, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, उसमें मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि रज़्मनामा के अनुवादक जो थे बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर थे। वो मैंने एक साथ ही नाम दे दिए हैं। दरअसल ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो आप उसमें सही कर लेना कि महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया है बदायूनी ने किया है, नकीब खां ने और अब्दुल कादिर ने किया है। बदायूनी जो था ये कट्टर जो है दुश्मन मान लीजिए अकबर का, क्योंकि अकबर की जो है इसने धार्मिक नीति की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी।
अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे? तो मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, कहीं जगह अब्दुल है कहीं पर अब्दुल लिखा हुआ है। और ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना, ये जहांगीर यानी कि सलीम, जब जहांगीर शासक नहीं बना था, सलीम जो था, सलीम के जो शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम खान खाना थे और इनसे काफ़ी प्रभावित था, इनकी सारी बातें जो है वो मानता था। अच्छा, ये अब्दुल रहीम खान खाना है कौन? दरअसल ये पहले हमने नाम लिया ना बैराम खां या बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, काफ़ी बढ़िया योद्धा था, उसका पुत्र था ये अब्दुल रहीम खान खाना। और जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो अकबर क्या करता है, इसी की जो विधवा पत्नी होती है उससे विवाह कर लेता है, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना अब इस अकबर का बेटा बन गया। तो ये कुछ बातें हैं जो अकबर की बढ़िया नहीं है, ठीक है। जिसने उसका संरक्षण किया, काफ़ी उम्र में बड़ी थी इससे, उसी से विवाह कर लिया, ठीक है। तो मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल जो इसका दीवान था, हकीम खां, फैजी अबुल फजल। फैजी और अबुल फजल ये दोनों क्या थे? ये दोनों ही भाई थे और इनका पिता जो था वो भी काफ़ी माना हुआ संत था। और बिरबल और तानसेन, तानसेन इस आपके संगीतज्ञ था सबसे बढ़िया, और बिरबल जो था ये कवि था। तो देखिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला आता है आपके जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड देखिए तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। अगर जन्म की बात करें तो हरखा भाई जो इनकी पत्नी थी आपकी अकबर की, उनका बेटा था। जोधाबाई भी आपको नाम मिलेगा, हरखा भाई भी नाम मिलेगा, मरियम उज्जमानी आपको नाम मिलेगा। ये तीनों नाम जो हैं जोधाबाई के ही हैं, जो कि भारमल की बेटी थी और जहांगीर की माँ थी। 30 अगस्त 1500 जो है आपके 69 में इनकी जो है पैदाइश होती है, ये पैदा होते हैं। और ये जो है बचपन में जो इनका नाम होता है वो सलीम होता है। शेख सलीम जो चिश्ती हैं, उनके आशीर्वाद देने की वजह से अकबर जो है इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सलीम की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी जो है इनसे काफ़ी प्यार करता है। सबसे ज़्यादा इसका जो लाडला कह लें वो होता है जहांगीर, अकबर का बेटा। 1605 में जहांगीर किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का। दरअसल जो जहांगीर था इसने अपने पिता के अंतिम दिनों में विद्रोह कर दिया था। किस लिए विद्रोह किया था? क्योंकि ये इसे लगता था कि अकबर जो है वो गद्दी जो है मुझे न दे के मेरा बेटा जो शाहजहां है, खुर्रम जो है उसको गद्दी ना दे दे। तो ऐसा सोच के ये क्या करता है, क्योंकि देखिए अकबर बहुत लंबे टाइम तक जो है शासन में रहा है, तो इसीलिए जहांगीर जो है वो नाराज़ हो जाता है और कई जो है गलत कार्य करता है अपने पिता के खिलाफ। पर बाद में जहांगीर को पकड़ लिया जाता है और फिर बाद में इसको समझा बुझा कर और फिर इसको शासक बना दिया जाता है जब जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो काफ़ी फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी और न्याय की जंजीर को जो खींच देता था तो वो जो घंटा बजता था तो उससे क्या है वो आपकी जो है जहांगीर जो है उसका सही न्याय करता था, ऐसा कहा जाता है। खुसरो की सहायता करने पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव जी जो थे ये क्या है तरन तारण पंजाब में शरण देते हैं किसको? आपके खुसरो को, ठीक है। खुसरो किसका बेटा होता है? तो जहांगीर का बेटा होता है और खुसरो गुरुजी से गोविंदवाल में मिलता है जो कि पंजाब में होता है। और खुसरो जहांगीर का बेटा था और इसने विद्रोह कर दिया था। बाद में जो ये गुरु अर्जुन देव जी हैं इन पर 2 लाख रुपए का जो है जुर्माना ठोक देते हैं। कौन? तो जहांगीर। और ये जहांगीर 2 लाख रुपए का इनको कहते हैं कि 2 लाख रुपए दीजिए नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये नहीं देते तो इनको फिर बाद में मृत्युदंड दे दिया जाता है। और जो इनका बेटा होता है अर्जुन देव जी का हरगोविंद सिंह जी, उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में 1611 में जो है इनको आज़ाद कर दिया जाता है। अर्जुन देव जी को नहीं, हरगोविंद जी को आज़ाद कर दिया जाता है। इनको तो मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। जहांगीर के जो है मुख्य शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो देखिए जहांगीर का टाइम पीरियड जो था वो आप कह लीजिए स्वर्ण युग था चित्रकला का, ठीक है। और ये प्रभावित था इन सभी से, जितने भी ये
चित्रकार हैं। ये खुद एक बढ़िया चित्रकार था। और आप बात करें जहांगीर के समय की तो छवि चित्रण कह ली, यानी कि जो व्यक्ति का चित्रण है इसके समय में किया जाने लग गया था। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक चित्रण है वो किया जाने लग गया था जहांगीर के समय में, ठीक है। और ये खुद चित्रकार था और रूपवादी शैली को प्रधानता देता था, ठीक है। इसके समय में रूपवादी शैली जो है प्रधान थी। और इनमें से जो ये आपके मंसूर है, ये जो है आपके पशु पक्षी के चित्रण में काफ़ी जो है बढ़िया उस्ताद था। जहांगीर के समय में कौन से यूरोपीय यात्री भारत में आए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार क्या है प्रश्न ये जो है क्रम पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि कौन से यूरोपीय यात्री जो आए हैं लगातार उनका क्रम सहित बताएं। तो देखिए सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे। कब आए थे? तो 1608 में आए थे। अच्छा, विलियम फिंच कब आए थे? ये इन्हीं के साथ आए थे। और ये कब आए थे? ये भी 1608 में आए थे। टॉमस रो की बात करें तो ये 1615 में आए थे, सर टॉमस रो। एडवर्ड हैरी की बात करें तो ये आए थे 1616 में। कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, फिर टॉमस रो और फिर एडवर्ड हैरी। तो ये क्रम याद रखिएगा। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इनकी पत्नी थी नूरजहां, जिसका पहले नाम होता है, ये विधवा होती है मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा से विवाह करता है जहांगीर, ये विधवा होती है। वास्तविक नाम जो है इसका मेहरुनिसा होता है और ये नूरजहां जो है जहांगीर इसका नाम रखता है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि खोजी है वो असमत बेगम ने खोजी है। असमत बेगम कौन थी? तो नूरजहां की माँ थी, एतमादुद्दौला की पत्नी थी। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। सर टॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने कब दी थी? तो देखिए अजमेर के किले में दी थी, ठीक है। अजमेर के किले में मुलाकात करते हैं, वही किला जो अकबर का किला था, मैगजीन किला जो अकबर ने बनवाया था, उसी किले में जो है मुलाकात होती है जहांगीर से। और यहीं पर ये मान जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे देता है। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। अब खुर्रम जो होता है शाहजहां का पहले नाम होता है, बाद में जब वो गद्दी पर बैठता है तो नाम बदल के शाहजहां हो जाता है। इसका जन्म कब हुआ है? तो 1592 ईस्वी में लाहौर में जन्म हुआ है। 1627 पर में गद्दी पर बैठे हैं शाहजहां। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से 1612 ईस्वी में हुआ, जिससे खुर्रम ने किसकी उपाधि दी? तो मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी। दरअसल ये आसफ खां कौन था? ये आसफ खां नूरजहां का भाई था, असमत बेगम का जो है बेटा था, एतमादुद्दौला का बेटा था आसफ खां। और इसी की बेटी के साथ अर्जुमंद बानो बेगम के साथ मुमताज महल के साथ इसका विवाह होता है शाहजहां का। और ये मल्लिकाए जमानी की उपाधि देता है। कौन देता है? खुर्रम देता है, यानी कि शाहजहां जो है अपनी पत्नी को मल्लिकाए जमानी की उपाधि देता है। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने निर्माण करवाया ताजमहल आगरा का करवाया। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी शाहजहां ने करवाया। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहां का समय है। पहले लाल बलुए पत्थर से काम होता था, अब इसने जो है सफ़ेद संगमरमर का काम शुरू करवा दिया। और पहले की जो बिल्डिंगें बनाई हुई थी लाल बलुए पत्थर से, वो भी तुड़वा कर इसने कोशिश की लगभग जो है उसमें ढालने की संगमरमर, क्योंकि संगमरमर इसको बहुत पसंद था, खास तौर पे सफ़ेद संगमरमर। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहां ने राजधानी बनाई तो दिल्ली को राजधानी बनाया था। देखिए पिता का काल स्वर्ण युग था चित्रकारिता में, तो समाप्त होने से रहा, ठीक है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी थी? तो दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, दीवाने खास जो कि दिल्ली में है, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। देखिए जो आपके आगरा की जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है जहांआरा ने करवाया है। जो दीवाने आम, दीवाने खास आपकी आगरा की फतेहपुर सीकरी की है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया है। और यहाँ पर इसने निर्माण करवाया है आपके शाहजहां ने। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? दारा शिकोह था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को उपाधि प्रदान की तो गुण समुद्र की उपाधि। देखिए दारा शिकोह को गद्दी देना चाहते थे, ये काबिल भी था, इससे प्यार भी बहुत करते थे लोग, विद्वान भी था और योग्य सूबेदार भी था, लेकिन किस्मत कुछ और ही थी। औरंगजेब शासक बन गया। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी।
औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया, 1658 ईस्वी में बनाया था। 8 साल तक देखिए आगरा के किले में कैद रहा और उसके बाद 1666 के लगभग इसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ है? दोहद, गुजरात में हुआ है। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं, क्योंकि ये इस्लाम को बहुत मानता था और इस्लाम की हर बात को दिलो जान से स्वीकार करता था। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो है मंदिरों को क्यों तुड़वाने लग गया, मूर्तियों को क्यों तुड़वाने लग गया, तो ये सब इस्लाम में शायद कुरान में नहीं लिखा हुआ। औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो 1658 में बैठा था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। झरोखा दर्शन नौरोज मनाने पर रोक किसने लगाई? औरंगजेब ने। जजिया कर वापस शुरू किसने करवाया? तो वापस करवाया था शुरू इसी ने, औरंगजेब ने। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो जजिया कर और बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी। और ये कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, 10वें गुरु के पिता। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। औरंगजेब द्वारा लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध, देखिए धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था 1658 में लड़ा गया था, और किसके मध्य हुआ था? तो ये देखिए औरंगजेब और जो मुराद था, मुराद औरंगजेब, ये भाई थे, भाइयों में ये हुआ था ये सारे युद्ध। औरंगजेब और जो मुराद है वो एक तरफ थे और धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह एक तरफ था। और इस युद्ध में जो है दारा शिकोह के सेनापतियों की हार हो जाती है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, ये जो है ये भी जो है आपके दारा शिकोह के साथ हुआ था, 29 मई 1658 को हुआ था। और यहाँ पर भी जो है आपके औरंगजेब और मुराद साथ में रहते हैं। रूपनगढ़ का जो युद्ध होता है इसमें मुराद को हरा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि 2 युद्धों में तो ये इसके साथ रहा, लेकिन बाद में इसको पराजित करके इसको मार दिया जाता है। फिर आता है खंजवा का युद्ध। खंजवा का युद्ध जो हुआ था, इसका एक भाई था शाह सुजा, इसको इस युद्ध में मार दिया जाता है। मुराद मर गया, ये मर गया, बाकी रह गया औरंगजेब और आपके दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के साथ अंतिम युद्ध होता है अप्रैल में, और यहाँ पर क्या किया जाता है? इसको मार दिया जाता है और बाद में दिल्ली की सड़कों पर इसके शव को घुमाया जाता है और हुमायूं के मकबरे में बाद में दफन कर दिया जाता है। बर्नियर जो था एक इतिहासकार, इस व्यवहार का चश्मदीद गवाह था और इसने इस अपमानजनक व्यवहार को देखा था अपनी आंखों से, और इसने लिखा था कि विशाल भीड़ जो है वो एकत्रित थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते और दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा था। और फिर औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठता है, और अगर वो नहीं बैठता, मतलब औरंगजेब नहीं बैठता, दारा शिकोह बैठता, तो शायद वो अकबर से भी महान बनता। ऐसा लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है। आगे आता है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई है क्योंकि देखिए टाइम काफ़ी हो गया है, वीडियो लंबी बन रही है। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से 1712 ईस्वी, अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा, काफ़ी बढ़िया है मैटर। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर कहा तो खफी खां ने कहा था। खफी खां कौन था? तो ये मुंतखवाब उल लुबाब का जो लेखक था, जिसने तारीख के खफी खां, मतलब आप मुंतखवाब उल लुबाब कह लें, तारीख एक खफी खां कह लें, एक ही बात है। खफी खां ने जो है औरंगजेब के टाइम में ये जो है किताब लिखी थी, और बहादुर शाह प्रथम को इससे शाही बेखबर बाद में कहा था। और जो बहादुर शाह प्रथम है, इसी ने जजिया कर को भी बंद करवा दिया था। देखिए 63 साल की उम्र में, 63 की एज में ये शासक बना था और अपने 3 भाइयों को मारकर बना था। जैसे कि औरंगजेब बना था 3 भाइयों को मार के, वैसे ये बना था। मुगल साम्राज्य का पतन कब आरंभ हुआ? तो 18वीं सदी के जो स्टार्टिंग में इसका मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ये आप कह लीजिए 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद ये पतन जो है शुरू हो गया है। फर्रुख सियर शासक बना 1713 में। सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सैयद बंधु। इन दोनों ने फर्रुख सियर की हत्या करवा दी थी, अब्दुल खां और हुसैन अली खां, नाम याद रखिएगा। इनको किंग मेकर्स भी कहते हैं। तो किंग मेकर्स के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं अब्दुल खां और हुसैन अली खां। 3-4 शासकों को इन्होंने क्या किया था? गद्दी पर उतारा था, बिठाया था। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना तो 1719 में बना था। और चिनकलीज, जैसे ही मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बन जाता है तो इसके समय में चिनकलीज खां जो होता है वो सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंकता है, उनको मार देता है।
नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब होता है? तो इसी के मोहम्मद शाह के टाइम में ये होता है। और कब होता है? 1739 ईस्वी में। देखिए ये कितनी रकम लेके गया था आप सोच सकते हैं, 70 करोड़ रुपए ले गया था। एक मयूर सिंहासन ले गया था, यानी कि जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, और साथ में ही जो कोहिनूर हीरा है वो भी अपने साथ ये ले गया था। कौन? नादिर शाह। कहाँ ले गया था? तो फारस ले गया था। और दिल्ली में खूब कत्लेआम इसने मचाया और लूटपाट की। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में किसने भाग लिया? तो शाह आलम द्वितीय कह लीजिए, अली गौहर कह लीजिए। अली गौहर जो है शाह आलम के नाम से ही गद्दी पर बैठता है। देखिए इसमें इसकी हार होती है बक्सर के युद्ध में, और फिर इलाहाबाद की संधि होती है। जो शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है वो 1759 से लेकर 1806 तक का टाइम पीरियड है। 1765 में इलाहाबाद की संधि काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। और इसी के बाद से जो हम हैं, जो भारतीय हैं, वो अंग्रेजों के गुलाम बने। क्यों? क्योंकि देखिए अंग्रेजों को बंगाल की, बिहार की दीवानी दी गई, कड़ा प्रदेश दिया गया। किसके बदले? 26 लाख रुपए के बदले। 26 लाख रुपए पेंशन जो है शाह आलम द्वितीय को देने के बदले में इलाहाबाद की संधि हुई। अंग्रेजों को बिहार मिल गया, बंगाल मिल गया, कड़ा प्रदेश मिल गया। ठीक है, उड़ीसा तो था ही साथ में। आगे देखिए, भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जफर नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। और इनकी इच्छा थी कि मुझे जो है यहीं भारत में दफनाया जाए, हुमायूं के मकबरे में, क्योंकि लगभग सभी जो मरे हैं अकबर के बाद, जो जिनको दफनाया गया है अकबर औरंगजेब के बाद में, तो वो हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया है। तो इसकी भी इच्छा थी कि मुझे अकबर जो हुमायूं है उसके मकबरे में ही दफनाया जाए, लेकिन इसको रंगून में इसकी मृत्यु होती है, निर्वासित कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से ये आपके जो है इसको भारत की मिट्टी नहीं मिल पाती। तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया रंगून में। देखिए इनकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। और देखिए 1857 के विद्रोह के टाइम में इन्हें और इनके दो पुत्रों को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है। जो इनके दोनों बेटे होते हैं इनको अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हीं के सामने मार देते हैं, और बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।